हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं शॉर्ट टाइम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 12 फिजिक्स के, जिसमें 7 चैप्टर तक के हो चुके हैं। आज है चैप्टर नंबर 8, यानी कि धारा लूप पर बलयुग्म का आघूर्ण चल कुंडली धारा मापी। ठीक है, तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइम नहीं होता इसमें, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा है एक वृत्ताकार लूप का पृष्ठ क्षेत्रफल a तथा इसमें प्रवाहित धारा I है। चुंबकीय क्षेत्र B लूप के तल के लंबवत है। चुंबकीय क्षेत्र के कारण लूप में लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण कितना होगा। अच्छा, बल आघूर्ण का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। वृत्ताकार लूप, जब कोई वृत्ताकार लूप होता है चुंबकीय क्षेत्र में रखा, तो उस पर क्या फॉर्मूला होता है, NI/AB sin थीटा। ठीक, अब बात यह है कि n क्या है, तो n फेरों की संख्या है। मान लिया फेरों की संख्या कितनी है, 1 है। ठीक, अब बात समझिए, थीटा क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र और वेक्टर सदिश a। ठीक है, यानी कि जो वेक्टर होता है, वेक्टर a के बीच जो बना कोण होता है वो होता है। अब मान लीजिए ये वृत्ताकार कुंडली थी और इसके लंबवत क्या था, चुंबकीय क्षेत्र है ना। तो आप समझेंगे कि कोण तो थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। लेकिन इस कुंडली का अगर हम आपकी दिशा बात, इसके क्षेत्रफल की दिशा की बात कहें, तो वो आपने गॉस थ्योरम पे पढ़ रखी होगी। इसके क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो मान लीजिए वो इधर होगी ए वेक्टर है और चुंबकीय क्षेत्र भी इधर है, तो इनके बीच का कोण अब कितना हो गया, इनके बीच का कोण हो गया थीटा का मान 90 डिग्री। सॉरी 90 कह रहे हैं, कितना हो गया, 0 डिग्री। अब जब 0 डिग्री रखेंगे तो वो रहेगा टाउ बराबर NI/A, सॉरी n कहां से आ गया, NI/AB और साइन 0। अब आप जानते हैं साइन 0 का मान क्या होता है, 0। तो इन सब चीजों का मान क्या हो जाएगा, शून्य। हम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अगर शून्य होगा तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, शून्य। अब मान लीजिए कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ये तल के क्या होता, समांतर होता, या फिर ये जो क्षेत्रफल, ये जो कुंडली रखी हुई है ये चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखी होती, तो कुछ ऐसी रखी होती, तब इसकी दिशा कहाँ होती, ऊपर की ओर। तब ए और बी के बीच कोण कितना होता, 90 डिग्री होता है ना। तब काम चल जाता अपना। चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कह रहे यदि x1 तथा x2 क्रमशः वोल्ट मीटर तथा मिली वोल्ट मीटर के प्रतिरोध हों। ठीक है, x1 क्या है, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध है, x2 क्या है, मिली वोल्ट मीटर का प्रतिरोध है। तो कह रहा है क्या इसमें सही होगा। देखिए, जो वोल्ट मीटर होता है, ठीक है, वोल्ट मीटर और मिली वोल्ट मीटर, मिली वोल्ट मीटर। ठीक, वोल्ट मीटर क्या नापता है, किसी दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर सीधे वोल्ट में नापता है। और ये अगर मिली वोल्ट का कोई विभवांतर है तो उसे कौन नापता है, मिली वोल्ट मीटर नापता है। एक अच्छे वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होना चाहिए वो बहुत अधिक होना चाहिए। वैसे तो आदर्श वोल्ट मीटर की बात करें तो प्रतिरोध अनंत होना चाहिए, पर अनंत कहां से प्राप्त करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि अच्छे वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, बहुत उच्च होता है। तो ये वोल्ट मीटर है, ये मिली वोल्ट मीटर है। तो आपको यही दिख रहा होगा प्रतिरोध किसका ज्यादा होगा, प्रतिरोध होगा किसका, वोल्ट मीटर का ज्यादा। अब वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या है, x1 है, और मिली वोल्ट मीटर का क्या है, x2 है। तो कह रहे हैं ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर, देखिए पहला है x1 इज लेस देन x2, तो ये तो गलत हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें दिखा रहा है कि x2 का प्रतिरोध ज्यादा है, x1 का कम है, गलत हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, x1 इज ग्रेटर देन x2। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, यानी कि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध मिली वोल्ट मीटर से ज्यादा होता है। क्लियर। और तीसरा ऑप्शन है x1 बराबर x2 और फिर डी कोई नहीं, तो ये नहीं सही होगा, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, हटा दें इसे यहां से। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक है। देखिए, चुंबकीय आघूर्ण कहें, जैसे आपने वैद्युत क्षेत्र चैप्टर में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और वैद्युत आघूर्ण, सॉरी द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, और वैद्युत द्विध्रुव पढ़ा था। तो यहां से क्या होता है, चुंबकीय द्विध्रुव होता है और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है। क्लियर। तो उसे हम क्या कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को या सिर्फ चुंबकीय आघूर्ण को m कहते हैं, और m का फॉर्मूला होता है NIA। ये फॉर्मूला होता है। ठीक, I क्या होता है, क्षेत्र, I होता है धारा, A होता है क्षेत्रफल, N होता है फेरों की संख्या। ठीक, अब यहाँ पे किसी धारावाही लूप के कारण जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो ये होता है। ठीक, अब अगर हम N को हटा दें, ठीक, N यानी कि फेरों की संख्या 1 मान ले, तो ये क्या बचा, I इंटू ए। और कह रहा है इसका मात्रक बताइए। तो इसका मात्रक यहीं से आपको दिख रहा होगा, I होता है एम्पियर में, और एम्पियर का A ले लिया हमने। यह एक काम करते हैं, मात्रक लिखते हैं हिंदी में, एम्पियर। ठीक, क्या हो गया, एम्पियर। और क्षेत्रफल को क्या लिखते हैं, मीटर स्क्वायर लिखते हैं ना।
तो इसका मात्रक क्या हो गया, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। अब ऑप्शन कौन सा इसमें दिख रहा है, इसमें ऑप्शन नंबर हमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी सही दिख रहा है, यानी कि मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये आंसर हो गया इसका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एल लंबाई के एक चालक तार, एक एल लंबाई का चालक तार है, चालक तार को वृत्ताकार लूप में मोड़ा जाता है। इसी को हम क्या कर देते हैं, वृत्ताकार लूप में मोड़ देते हैं। तो अब मुझे बताइए कि जब वृत्ताकार लूप में इस तार को मोड़ दिया तो ये अब वृत्त बन गया, और वृत्त की जो परिधि होती है 2 पाई आर वो किसके बराबर हो जाएगी, वो एल के बराबर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। भाई इसी एल लंबाई को ही तो मोड़ा गया। 2 पाई का आर क्या होती है, एक तरह से इसकी लंबाई होती है, परिधि होती है। ठीक, तो परिधि किसके बराबर होगी, एल के बराबर होगी। आगे देखिए क्या कह रहा है, तथा आई एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है। ठीक, लूप का चुंबकीय आघूर्ण होगा। अभी अभी हमने फॉर्मूला बताया m बराबर आई इंटू ए, एन का तो बात ही नहीं की गई, तो हमने एक ही फेरा तो है, तो एन तो 1 हो गया, आई इंटू ए। धारा तो आई हो गई, लेकिन ए क्या होता है, ए होता है क्षेत्रफल। अब ये वृत्ताकार लूप बनाया गया है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर मान लेते हैं इसकी क्या है, त्रिज्या है। अब हमें आर तो पता नहीं है, तो ऑप्शन में भी आर नहीं आ रहा है। तो अगर हम इसको देखें गौर से, बात समझिएगा, अगर हम इसको देखें तो हम यहां से लिख सकते हैं m बराबर आई पाई इंटू आर स्क्वायर है, तो r की जगह क्या हो जाएगा, l अपॉन 2 पाई, तो l अपॉन 2 पाई का स्क्वायर, यही हो जाएगा ना। यहां से m का मान कितना आ जाएगा, आई पाई l स्क्वायर के बटे में 4 पाई स्क्वायर, यही आएगा ना। अब देखिए पाई से ये पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, m का मान बचा आई एल स्क्वायर अपॉन में 4 पाई, यही तो बचा। यानी कि इसका ऑप्शन हमें दिख रहा है कहीं पर, हाँ इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आई एल स्क्वायर अपॉन 4 पाई। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इसे हटा दें। देखिए कह रहा है एक वृत्तीय धारा लूप का चुंबकीय आघूर्ण m है, यदि धारा लूप की त्रिज्या आधी कर दी जाए तब चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए, यानी कितना हो जाएगा। मुझे बात बताइए, अभी भी हमने देखा कि चुंबकीय आघूर्ण का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, m बराबर आई ए। अब वृत्ताकार लूप है तो क्या हो जाएगा, आई पाई आर स्क्वायर, हो जाएगा ना, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि धारा लूप की त्रिज्या आधी कर दी जाए, तो भैया त्रिज्या आधी करने पे मान लिया m डैश हो गया चुंबकीय आघूर्ण, तो क्या हो जाएगा आई पाई, और त्रिज्या आधी करेंगे तो क्या r/2 का स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना। अब r/2 का स्क्वायर होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं r²/4 लिख सकते हैं ना। अब देखिए m डैश बराबर आई पाई आर स्क्वायर का हम क्या लिख सकते हैं, m के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा m, और बटे में क्या हो जाएगा 4, यानी कि त्रिज्या आधी करने पर चुंबकीय आघूर्ण कितना, 1/4 हो जाएगा, यानी कि m/4 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्लियर, ये हो गए 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब देखने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा दीजिए तथा इसका मात्रक लिखिए। एक इलेक्ट्रॉन 2 × 10⁷ मीटर पर सेकंड की चाल से 0.3 एंगस्ट्रॉन त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में गति कर रहा है, इसके चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए। इसे एक इसमें जो है थ्योरी भी है और न्यूमेरिकल भी पूछा गया है, तो दोनों को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चुंबकीय आघूर्ण की। देखिए इसकी परिभाषा तो मैंने आपको लिख दी, लेकिन समझ लीजिए होता क्या है। देखिए जैसे आप पढ़ते थे कि 2 आवेश प्लस q और माइनस q, यानी कि समान और विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थिर होते हैं, तो वो एक क्या निर्माण करते थे, वो एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते थे। इसी प्रकार एक चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ, तो ये मिलकर एक चुंबकीय द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। क्लियर, इसमें चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी लेते थे, यहाँ चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण या चुंबकीय आघूर्ण हम क्या लेते हैं, m लेते हैं। क्लियर, इसमें दिशा क्या होती थी, -q से +q की ओर होती थी, तो इसमें दिशा कहाँ होती है, साउथ से नॉर्थ की ओर होती है। ये बात का ध्यान रखिएगा। ऐसे याद रख सकते हैं कि चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं n से s की ओर जाती हैं, और चुंबक के अंदर s से n की ओर जाती हैं। तो आप समझ लीजिए कि चुंबकीय द्विध्रुव की जो दिशा होती है वो कहाँ होती है, s से n की ओर होती है। बात ध्यान रखिएगा, यानी कि हम जो इस यहाँ जिसको -q कहते थे, इसको हम माइनस समझ सकते हैं, ऐसे याद रखिए। ठीक,
तो ये हो गया हमारा चुंबकीय आघूर्ण। अब इसकी परिभाषा कैसे देते हैं इसको समझते हैं बात। ठीक, देखिए परिभाषा मैंने लिख दी है यहाँ पे, कहाँ रख दिया मैंने, चलिए देखिए। हम जानते हैं किसी चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला बलाघूर्ण क्या होता है टाउ बराबर एम बी साइन थीटा। कहां से आया टाउ बराबर, आपने पढ़ा ना एन आई ए बी साइन थीटा, एन आई ए की जगह पे एम रख दिया, टाउ बराबर एम बी साइन थीटा हो जाता है। ठीक, अब देखिए यदि b का मान 1 और थीटा का मान 90 रख दें तो टाउ का मान देखिए ये साइन 90 1 हो गया, और b का मान 1 रख दें तो टाउ किसके बराबर हो जाएगा, m के बराबर। बस यहीं पे हम परिभाषा दे देते हैं कि अतः स्पष्ट है कि यदि किसी चुंबकीय द्विध्रुव को एकांक व एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा, एकांक देखिए बोल दिया क्योंकि b का मान हमने क्या रखा है, 1 रखा है। एकांक व एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखने पर, लंबवत मतलब थीटा का मान 90 डिग्री, ठीक, चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, ये जो बल आघूर्ण है इसी को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये एक सदिश राशि, इसकी दिशा हम आपको बता चुके हैं, एस से एन की ओर होती है, और इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। विमा क्या होती है ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक, तो ये हो गया इसका थ्योरी पार्ट। अब इसका जो है न्यूमेरिकल जो इसमें दे रखा है उसे हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए इसे हटाते हैं यहाँ से, फिर न्यूमेरिकल देखते हैं। हटा दें, इसकी विमा मुझे कमेंट करके आपको बताना है कि आखिर विमा इसकी क्या होगी। ठीक है, अब देखते हैं इसका न्यूमेरिकल। चलिए हेडिंग क्या डालेंगे हम लोग, आंकिक भाग, आंकिक भाग। ठीक है, आंकिक भाग। अब जो दिया है उसे लिखते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया है, देखिए दिया है हमें दे रखा है कि इलेक्ट्रॉन की चाल दे रखी, यानी कि v का मान दे रखा है 2 गुणा 10 की पावर कितना, 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद दे रखा है कि त्रिज्या, त्रिज्या चक्कर लगा रहा है, r लिखते हैं, r बराबर 0.3 एंगस्ट्रॉन, और आप जानते हैं इसको क्या लिखते हैं, 0.3 गुणे 10 की पावर माइनस का 10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉन बराबर 10 की पावर माइनस 10 मीटर। ठीक, गति कर रहा है। चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए, मतलब हमें m का मान हमें निकालना है। समझ गए, आसान सा सवाल है। सबसे पहले हमने फॉर्मूला पढ़ा है, क्योंकि m बराबर क्या होता है भाई, वृत्ताकार धारावाही लूप के कारण जो चुंबकीय आघूर्ण होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, m बराबर होता है NIA। अच्छा, n की तो बात कर ही नहीं रहा है, कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है कि चाल से त्रिज्या के वृत्तीय कक्षा में गति कर रहा है, इसके चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए। तो m बराबर 1 होगा, n बराबर सॉरी, तो ये क्या हो गया, I इंटू ए हो गया। ठीक, अब r दिया है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल रखेंगे, वृत्त की बात कर रहा है तो I पाई r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यहां तक तो समस्या नहीं है। समस्या ये है कि v दिया है, हमें I नहीं पता है, और इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, और कैसा होता है, ऋण आवेश होता है। ठीक है, ऋण आवेश होता है। ठीक, अब इसको मान लेते हैं समीकरण ए, क्योंकि हमें आई का मान नहीं पता है। ठीक, अच्छा आई का फॉर्मूला क्या होता है, आई बराबर होता है, चूंकि आई बराबर होता है क्यू अपॉन टी, यानी कि एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक, अच्छा एक बात और, टी का मान क्या रखेंगे हम लोग, देखिए आई बराबर फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। अब इलेक्ट्रॉन वृत्त पे चक्कर लगा रहा है तो दूरी कितनी तय करेगा, 2πr तय करेगा ना, और बटे समय, और चाल क्या हो जाएगी, v हो जाएगी। तो t का मान क्या हो जाएगा, 2πr बटे में v हो जाएगा, है ना। यहीं पे चक्कर लिख देते हैं, तो t बराबर क्या हो जाएगा, q बटे 2πr। ठीक है, तो 2πr और बटे में नीचे v आएगा, v कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। यहां तक समस्या नहीं। अब देखिए इसको उठा के हम i का मान किस में रख दें, i का मान समीकरण 1 में रख दें। ठीक है, क्या लिखेंगे, लाइन खींच लेते हैं यहां से। ठीक, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में i का मान रखने पर, i का मान रखने पर, इसको समीकरण 2 मान लीजिएगा, यहां लिख दीजिएगा समीकरण 1 में i का मान 2 से रखने पर, 2 से रखने पर। क्लियर।
अब आई का मान जब यहाँ रखेंगे तो हमें एम का मान क्या मिलेगा, देखिए एम बराबर हो जाएगा, एम बराबर सबसे पहले आई का मान रखेंगे हम लोग क्यू वी के बटे में 2 पाई आर इंटू फिर क्या है पाई आर स्क्वायर। देखिए पाई से ये पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया, एक आर से एक आर ये कैंसिल हो गया, बच क्या रहा हमारे पास एम बराबर क्यू की जगह, अच्छा इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है तो हम ई लिख सकते हैं, आवेश की बात कर रहा है ना इलेक्ट्रॉन, ई लिख दिया ई वी और बचा ऊपर आर बाई 2। ठीक, अब देखिए एम बराबर ई का मान 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, वी का मान दे रखा है 2 गुणा 10 की पावर 7, आर का मान है 0.3 गुणा 10 की पावर -10 और बटे में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, ये पॉइंट आया नीचे एक 0 बढ़ा, ये पॉइंट आया एक 0 और बढ़ा। ठीक, तो m बराबर कितना आ गया 16 तियाँ 48 गुणा 10 की पावर, देखिए प्लस का 2 0 प्लस का 7 तो कितना बचा 5। ठीक, प्लस का 5 माइनस का 10 माइनस का 5 बचा, माइनस का 5 और माइनस का 19 माइनस का 14 बचा कि नहीं बचा, बचा, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 14। अब एक पॉइंट हम अगर यहाँ पे कहीं मान लें और इसको इधर खिसकाएं, बाई साइड खिसकाएं तो एक घात प्लस हो जाएगी, तो आंसर कितना आ जाएगा 4.8 इंटू 10 की पावर -13 और मात्रा क्या होता है न्यूटन इंटू नहीं एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, ये मात्रा किसका हो जाएगा। और ये हो गया क्वेश्चन नंबर, कहीं पे गलती तो नहीं गई मैंने, 19 है -10 है, अच्छा हाँ ये गलती मैंने की तो है, देखिए सॉरी वही मैं कहूँ कि आंसर मेरा कोई गलत आ गया, माइनस का 19 है और ये माइनस का 5 है तो कटेगा क्यों, 19 और 5 कितना हो जाएगा, 19 और 5 24 हो जाएगा माइनस का, और माइनस का 24 हो जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 23 बचेगा जब घात प्लस करेंगे, वही मैं कहूँ गलती कहीं कर दी मैंने। तो ये हो गया क्वेश्चन, इसका आंकिंग मान, इसे वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, हटा दें, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है किसी चल कुंडली धारा मापी का अमीटर और वोल्ट मीटर में कैसे रूपांतरण किया जाता है। बात समझिए, जैसे ये धारा मापी है, इसकी कुंडली जी है, इसका प्रतिरोध क्या है जी है मान लिया, ठीक है धारा मापी का। अब अगर हमें इसे वोल्ट मीटर में परिवर्तित करना है तो क्या करना होगा कि इसकी कुंडली के समांतर क्रम में एक शंट प्रतिरोध लगा देना होगा, एक लघु प्रतिरोध लगता है जिसे हम शंट कहते हैं, इससे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है लगा देना होता है। तो वही बात देखिए, लिख दे चल कुंडली धारामापी को मीटर में परिवर्तित करने के लिए धारामापी के समांतर क्रम में लघु प्रतिरोध शंट लगा देते हैं, जिसका मान अमीटर की परास पर निर्भर करता है। अब अगर हमें इसे वोल्ट मीटर में प्रदर्शित करना है, मान लीजिए किसी कोई प्रतिरोध के सिरों के बीच ये लगा हुआ है, ठीक है धारामापी लगा हुआ है, इसे वोल्ट मीटर में प्रदर्शित करना है तो हमें क्या करना होगा, इसके श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध लगा देते हैं हम लोग, ठीक है उच्च प्रतिरोध लगा देते हैं, इसमें लघु लगाते हैं, इसमें क्या लगाते हैं उच्च प्रतिरोध हम लगा देते हैं श्रेणी क्रम में, और ये जो है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये वोल्ट मीटर में बदल जाता है। तो वही बात देखिए लिख लिया है, चल कुंडली धारामापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए धारामापी के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ देते हैं। क्लियर, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है हटा दे इसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है किसी धारामापी को अमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे, तो इसका आंसर तो पहले ही दे चुके हैं, ठीक है तो यह नहीं करते हैं, इसका आंकिक भाग करते हैं। कौन सा भाग करते हैं, आंकिक भाग, ठीक है इसमें क्या है हमें दिया है, देखिए कह रहा है किसी कह रहा है 20 माइक्रो एम्पियर प्रति डिवीजन, ठीक है सुग्राहिता वाले धारामापी के पैमाने में 30 खाने हैं, ठीक है भाई धारामापी के पैमाने में कितने खाने हैं भाई, ऐसे करके कितने खाने हैं 30 खाने हैं, और 20 माइक्रो प्रति डिवीजन एक खाना हो गया, मतलब एक विक्षेप पाने के लिए इतनी धारा इसमें चाहिए धारामापी में 20 माइक्रो एम्पियर, ठीक है 20 माइक्रो एम्पियर, और खाने कितने 30, तो पूरी धारा कब आएगी, जब पूरी धारा इसमें आएगी, जब ऐसे विक्षेप पूरा यहाँ तक होगा, इसका मतलब जो IG का मान होगा वो कितना होगा 20 माइक्रो एम्पियर, और कितने खाने 30, तो 30 से क्या कर देंगे हम लोग गुणा कर देंगे, तो यहाँ से अगर हम देखें IG का मान कितना हो जाएगा, IG हो जाएगा 20 गुणे 30 यानी कि 600 माइक्रो एम्पियर, यानी कि IG का मान यहाँ से हो जाएगा 600 का मतलब
600 गुणा 10 की पावर माइनस का 6 एम्पियर, तो IG बराबर कितना हो जाएगा, 6 गुणे 10 की पावर माइनस का 4 एम्पियर हो जाएगा। आगे इसमें क्या कह रहा है कि इसका प्रतिरोध 20 ओम है। धारा मापी का जो प्रतिरोध उसे किससे लिखते हैं हम लोग, G से लिखते हैं। G का मान कितना है, 20 ओम है। कितना, 20 ओम है। कह रहा है इसे 1 एम्पियर तक नापने वाले एमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे, मतलब I का मान कितना एम्पियर हो जाए, 1 एम्पियर तक नापने एमीटर एमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे। तो हमें पता है कि धारा मापी को एमीटर में परिवर्तित करने के लिए इसके समांतर क्रम में एक शंट लगाते हैं, ठीक है। चूंकि धारा मापी को ठीक है, धारा मापी को एमीटर में परिवर्तित, ये चूंकि हटा दीजिए, खाली लिखिए धारा मापी को एमीटर में परिवर्तित करने के लिए इसके समांतर क्रम में शंट प्रतिरोध, ये हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं, प्रतिरोध, ठीक है, लघु प्रतिरोध होता है S, लगाते हैं, ठीक है, लगाते हैं। अतः अभी इस S का मान हमको निकालना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, जब ये पढ़ रहे होंगे अपने स्कूल में, तो ये पढ़ा होगा IG बराबर SI अपॉन S प्लस G, ठीक। अब हमें चाहिए कि हमें तो S चाहिए कि नहीं चाहिए, तो अगर हमें S चाहिए तो हम इसका गुणा इसमें करा दें, तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए IG इंटू S प्लस IG इंटू G इज इक्वल टू SI, यही हो जाएगा ना। अब इसको इधर ले आते हैं, इसको उधर ले आते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, यह एक काम करते हैं, IG इंटू G इधर लिखते हैं, ठीक, और SI उधर था और इसको उधर ले आते हैं, तो ये माइनस SIG हो जाएगा, ठीक। तो यहां से अगर हम कहें आपसे, तो IG इंटू G इज इक्वल टू, इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको, ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होगा, इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, आप कहेंगे इसमें कॉमन हमें दिख रहा है S, अंदर क्या बचा, I माइनस IG। अब यहां से अगर हम आपसे कहें S की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप कहेंगे S की वैल्यू आ गई IG के बटे में I माइनस IG और इंटू में क्या है G, ठीक, यही तो वैल्यू S की आ जाएगी। बस यहां से हमें आंसर निकाल लेंगे, कैसे, देखिए S बराबर IG का मान कितना दे रखा है, 6 गुणे 10 की पावर माइनस का 4, G का मान कितना दे रखा है, G का मान दे रखा है 20 बटे I का मान है 1 माइनस। अब अगर हम ये रखेंगे 6 गुणे 10 की पावर माइनस का 4, तो हमें कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी, तो हमें काम कर रहा है, 6 गुणे 10 की पावर माइनस 4 लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ कहीं पॉइंट होगा, अगर हम 4 बार इधर खिसका दें तो 4 प्लस हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा माइनस प्लस, तो हमें कुल मिला के मिलेगा क्या, 0.0006, ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताइए। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जरूरत थी इसलिए हमने लिखा। तो यहाँ हो जाएगा S बराबर 6 गुणा 10 की पावर माइनस का 4 गुणे में 20, काम करते हैं, गुणा कर लेते हैं, 6 दूनी 12, कितना मिल जाएगा हमें, 120 बटे 1 में से अगर इतना जाएगा तो कितना बचेगा, देखिए 1 और जाना कितना है, 0.0006, तो पॉइंट लगा के 0.000 बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ से अगर 1 इधर दे देंगे तो आप जानते हैं यहाँ पहुँचेगा 10, 10 में से 6 गया 4, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 9 और 0.0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक। यहाँ बचेगा क्या, 0.9994 बचेगा, ठीक। अब मुझे एक बात बताइए आप लोग बहुत गौर से यहाँ से देख के, कि इसका मतलब क्या लगभग ये 1 के बराबर आपको नहीं दिख रहा है, भाई 1 में से इतना कम घटा रहे हैं तो लगभग वो जितना भी बचेगा वो 1 के बराबर होगा।
तुम यहाँ लिख सकते हैं S बराबर 120 गुणा 10 की पावर -4 बटे में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, अब इसका बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी, है कि नहीं, तो 1 के बराबर लगभग मान सकते हैं हम लोग, भाई ये 1 के बराबर है। ठीक, तो अब इससे 1 को भाग करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो S का मान कितना आ जाएगा, देखिए 120 था, यहाँ कहीं पॉइंट होगा तो 1 2 3 और 1 पॉइंट और, तो कितना आ जाएगा 0.012 ओम। ये हमारा क्या होगा, शंट का माना जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, अतः यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, अतः धारामापी के समांतर क्रम में ठीक है 0.012 ओम का शंट लगाना होगा, यानी कि किसमें परिवर्तित करने के लिए, अमीटर में परिवर्तित करने के लिए, जो कि 1 एम्पियर तक धारा नाप सके। ठीक, ये हो गया है क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। आप लोग इसे वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 और 9। देखिए, कह रहा है एक धारामापी का प्रतिरोध 5 ओम है। ठीक, जी का मान कितना दे रखा है हमको, 5 ओम दे रखा है। कह रहा है ये अधिकतम 1.5 एम्पियर की धारा नाप सकता है। मतलब ये अपने में कितनी धारा नाप सकता है, 1.5, मतलब IG का मान हम कह सकते हैं यहाँ पे कितना, 1.5 एम्पियर। कह रहा है इस यंत्र को 6 एम्पियर तक की धारा नापने वाले एमीटर में कैसे बदला जा सकता है, यानी कि I का मान कितना बता रहा है, 6 एम्पियर तक की धारा नापनी है। अमीटर में बदलने के लिए हमें किसका मान चाहिए होता है, हमें इसका मान चाहिए होता है, और इसको कहाँ लगाना होता है, समांतर क्रम में लगाना होता है। इससे पहले क्वेश्चन में हम लिख के बाकायदा आपको कुछ दिखा चुके हैं। अब कह रहा है कि ठीक है, फिर कह रहा है इस अमीटर का प्रतिरोध बताइए। जब हम लोग शंट लगा के अमीटर बना लेंगे 6 एम्पियर तक धारा नापने वाला, तो पूरे अमीटर का हमें प्रतिरोध भी बताना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम S की वैल्यू निकालते हैं। अभी फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था, क्या था, चूंकि S बराबर क्या फॉर्मूला था तो भूल गए, IG इंटू जी के बटे में I माइनस IG, यही तो था ना फॉर्मूला, हाँ यही था। अब देखिए S बराबर IG का मान 1.5, G का मान 5, ठीक, I माइनस IG 6 माइनस 1.5, S बराबर 15 5 75 7.5, उसके बाद 6 में से 1.5 चला गया, 4.5 बचा, पॉइंट से पॉइंट मर गया, 15 5 75 15 3 45, S बराबर कितना आ गया 5/3 ओम। ठीक, यह हम यहां से कह सकते हैं, ठीक है, क्या कह सकते हैं, लाइन खींच दे पहले फिर कहेंगे। चलिए यह S बराबर हो गया, भाग करिए 5 को 3 से, 3 1 कम 3 2 बचा, पॉइंट लगाए 0 3 छक 18, फिर 3 छक 18, मतलब 1.67 ओम आएगा लगभग। इतना शंट हमें लगाना होगा। यहां तक क्लियर, यानी कि हम क्या लिखेंगे, अतः धारामापी को अमीटर में परिवर्तित करने के लिए 1.67 ओम का शंट इसके समांतर क्रम में लगाते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं अमीटर का, ये तो पहला आंसर हो गया हमारा, अमीटर का सेकंड पॉइंट देख रहे हैं। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट निकाल लिया हम लोगों ने। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं, क्या है, अमीटर का तुल्य प्रतिरोध। यही तो कह रहा था लास्ट में, कह रहा था इस अमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे, और अमीटर का प्रतिरोध भी ज्ञात कीजिए। तो अमीटर का खाली लिख देते हैं प्रतिरोध,
ठीक है, अमीटर का प्रतिरोध। अब मुझे एक बात बताइए, धारा मापी के समांतर क्रम में एस जोड़ा था ना प्रतिरोध निकालने के लिए, यहाँ यही बात लिख देंगे। अतः अमीटर का प्रतिरोध 1/r, टोटल तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, 1/r बराबर 1/r1 यानी कि S प्लस 1/r2 यानी कि G, इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ा था। यहाँ से अगर देखें तो 1/r बराबर हमें क्या मिलेगा, G प्लस S बटे में GS। तो R का मान कितना हो गया, इसको पलट दे रही है, पलट जाएगा GS के बटे में G प्लस S। ठीक, अब देखिए R बराबर G का मान है 5 रख दिया, S का मान ये मत रखिएगा, कैलकुलेशन में बहुत दिक्कत आएगी, ये रखिए 5/3, तो ये क्या हो जाएगा 5/3 बटे G का मान 5 प्लस 5/3 बराबर। ठीक, देखिए ये हो गया 25/3 बराबर बटे 3 × 5 15, 15 5 20/3, 3 से ये 3 खत्म, 5 25 5 चक्कू 20, कितना आ गया 5/4 ओम। या R की वैल्यू अगर हम आपसे कहें तो इसको आप भाग कर दीजिए, 4 एकम 4, कितना बचा, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 4 दूनी 8, फिर कितना बचा, 2 बचा, पॉइंट लगा ही है, 0 बढ़ाया तो 4 पंजे 20, 1.25 ओम ये किसका प्रतिरोध हो जाएगा, मीटर का प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इसी वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहे एक धारामापी के साथ 4 ओम का शंट लगाने पर, ठीक है, इसका मान कितना दे रखा है, 4 ओम का शंट लगाने पर धारामापी में वैद्युत धारा 1/5 रह जाती है। यदि इस धारामापी के साथ 2 ओम का शंट और लगाया जाए तो विक्षेप कितना हो जाएगा, कितनी धारा रह जाएगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं माना धारा क्या थी, माना धारा कितनी थी, I है। ठीक, अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, जब 4 ओम का शंट लगा दिया गया तो विक्षेप कितना रह गया, कितना कह रहा है, 1/5 रह जाता है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार ठीक है, धारामापी में जो धारा यानी कि IG जो होगी वो कितनी रह जाएगी, I/5। यही तो कहने का मतलब है, 1/5 रह जाएगी, यानी कि पहले I थी तो कितनी रह गई, I/5 रह गई। ठीक, इसलिए अब हम क्या करें, कैपिटल G का मान निकाल लें। जैसे ही हम कैपिटल G यानी कि धारामापी का प्रतिरोध निकालेंगे, फिर हम शंट को इसके साथ समांतर क्रम में जोड़ देंगे। यानी कि 4 ओम का लगा ही था, 2 ओम का और लगाएंगे तो लगाएंगे किसमें, समांतर क्रम में ही तो लगाएंगे, और जोड़ देंगे तो फिर अलग से एक शंट एक और निकाल लेंगे और फिर फॉर्मूला रख के आंसर ले आएंगे। ठीक, तो समझिए, इसलिए मुझे बताइए फॉर्मूला क्या होता है। IG का फॉर्मूला सबसे पहले हमने क्या लिखा था, IG इज इक्वल टू SI के बटे में S प्लस G, ऐसा लिखा था ना। ये फॉर्मूला हमने क्यों लिखा, क्योंकि इसकी जरूरत हमको भी पड़ रही है। IG का मान क्या रखेंगे, I/5 बराबर, ठीक, S का मान है 4, I तो I है, S का मान है 4 प्लस G, I से ये I क्या हो, कैंसिल हो गया, 4 प्लस G इधर आ गया और उधर कितना हो गया, 5 चक्कू 20, तो G का मान कितना हो गया, 20 - 4, या G का मान कितना हो गया, 16 ओम हो गया। ये हमें कितना मान मिल गया, G का मिल गया। अब हम क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, चलिए इसे देखते हैं। ठीक है, 2 ओम का हम कह सकते हैं, 2 ओम का शंट, 2 ओम का शंट लगाने पर तुल्य शंट, बात करते हैं तुल्य शंट की। ठीक, तुल्य शंट, यही तो कह रहा है कितना रह जाएगा विक्षेप, तुल्य शंट यानी कि S'। वैसे हमें IG का फॉर्मूला है, इससे हमने S का फॉर्मूला क्या निकाला। अच्छा एक काम करें, तुल्य शंट कैसे निकालेंगे, 1/S' इज इक्वल टू 1 जो है S पहले से लगा हुआ था प्लस 2 ओम का और लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मुझे बताइए S का मान कितना था, 4 था कि नहीं था, तो ये हो गया 2 एकम 2, 4 एकम 4, एलसीएम भी ले सकते हैं, और 4 दूनी 8, कितना आ गया 6/8, 2 तिया 6, 2 चक्कू 8, तो S' का मान कितना हो गया, ये पलटा वो भी पलटा, 4/3 ओम आ गया। क्लियर। अब जब ये आ गया, अतः अब
विक्षेप, ठीक है, जब शंट लगा दी अब विक्षेप। तो अब फॉर्मूला फिर से क्या रखेंगे, देखिए फॉर्मूला क्या था, आई जी इज इक्वल टू, ठीक, आई जी इज इक्वल टू एस की जगह क्या हो जाएगा, एस डैश हो जाएगा, इनटू में आई बटे में एस डैश प्लस डी, यही तो होगा। तो आई जी इज इक्वल टू एस डैश का मान कितना है 4/3 इंटू आई बटे एस डैश का मान 4/3 प्लस इसका मान कितना है 16 है जी का मान। ये हो गया 4/3 आई के बटे में 16 3 48, 48 से 4 52, 52/3, 3 से 3 खत्म, 4 एकम 4, 4 13 चक्कू 52, तो कितना आ गया, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि आई जी की वैल्यू कितनी आ गई, आई बटे में 13 आ गई, ठीक। तो हम कह सकते हैं अतः विक्षेप, या ऐसे कैसे धारा, इसलिए अतः धारा 1/13 गुना रह जाएगी, या विक्षेप 1/13 गुना रह जाएगा, फिर रह जाएगी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, ठीक है। कोई भी डाउट हो कमेंट करके जरूर पूछिएगा मुझसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, इसे हटा दें यहाँ से। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है परस्पर लंबवत रखी आर त्रिज्या की दो सकेंद्रीय वृत्ताकार कुंडलियों में समान धारा आई प्रवाहित करने पर उनके परिणामी चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र प्राप्त कीजिए। तो सकेंद्रीय दो कुंडलियां हैं, ठीक है, वृत्ताकार हैं। अब इसका सकेंद्री का क्या मतलब होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई एक कुंडली ये रख दी, समझिए कुंडली है, और इसका जो केंद्र है मान लीजिए बीच में है, उसका केंद्र जानेंगे होंगे। अब एक और कुंडली अगर हम वृत्ताकार बनाए तो उसका भी केंद्र अगर सेम है तो इसका मतलब सकेंद्रीय कहेंगे इसको, ठीक। तो इसको यहाँ पे बनाते हैं, जैसे मान लीजिए, और कह रहा है एक दूसरे के कैसे रखी हुई है, परस्पर लंबवत रखी हुई है, ठीक है, परस्पर लंबवत, ठीक। तो एक कुंडली ये हो गई जिसका केंद्र ये ओ है, तो एक कुंडली हम परस्पर लंबवत बना लेते हैं, इसका भी केंद्र क्या है, ये ओ ही होगा, इसे कहेंगे सकेंद्री, ठीक। मान लीजिए धारा प्रवाहित हो रही है, तो जो है इसमें धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है एंटी क्लॉकवाइज, इसमें भी जो है धारा एंटी क्लॉकवाइज ऐसे प्रवाहित हो रही है, ठीक। अब समझिए, कह रहा है इनका परिणामी चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक। धारा प्रवाहित हो रही है। अब धारावाही लूप के कारण हम जानते, कैसे लिखेंगे, हम जानते हैं धारावाही लूप के कारण चुंबकीय आघूर्ण ठीक कितना होता है, m बराबर n आई का मतलब कैपिटल आई दे रखा है, NIA, यही होता है ना। यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं m बराबर NI, और कुंडा को त्रिज्या होगी उनकी, तो क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल πr², ठीक। तो अगर हम आपसे कहें पहली कुंडली के लिए, पहली कुंडली के लिए और दूसरी कुंडली के लिए, दूसरी कुंडली के लिए, ठीक। पहली कुंडली के लिए m1 हो जाएगा, दूसरी कुंडली के लिए m2 हो जाएगा। m1 का मान भी तो यही रहेगा NI πr², और m2 का मान भी कितना रहेगा NI πr²। अच्छा एक काम करते हैं, n तो हमें दे नहीं रखा है तो n को यहाँ से हटा ही देते हैं हम लोग। n कहाँ दे रखा है, ठीक है, अगर n दे रखा होता तो n हम लिख देते, जैसे वृत्ताकार कुंडली कह रहा है तो हम खाली i लिखते हैं, I πr²। कोई समस्या यहाँ तक नहीं होगी, ठीक है। चलिए अब कह रहा है इनका परिणामी चुंबकीय क्षेत्र बताना। हमने आपसे बताया था चुंबकीय क्षेत्र कह रहे हैं, चुंबकीय द्विध्रुव परिणामी। चुंबकीय द्विध्रुव कैसी राशि है, सदिश राशि है, इसकी दिशा S से N की ओर होती है, बता चुके हैं। अब ये कुंडली है तो इसमें दिशा कैसे निकालेंगे चुंबकीय द्विध्रुव की, देखिए इसको दाएं हाथ के नियम से निकालते हैं। कैसे, जिधर धारा जा रही है, धारा क्या प्रवाहित हो रही है, I प्रवाहित हो रही है, इधर प्रवाहित हो रही है, तो जिधर धारा जा रही है उसमें अपनी उंगलियों को मोड़ दीजिए, समझिए,
उंगलियों को मोड़ दीजिए, दाएं हाथ की उंगलियों को ऐसे मोड़ दीजिए, और जब उंगलियों को मोड़ देंगे तो जो अंगूठा होगा वो द्विध्रुव की दिशा बताएगा। तो मुझे एक बात बताइए, ये कुछ ऐसे रखी हुई हैं, इसी को देखिए ये ऐसे बाहर की ओर रखी हुई हैं, तो इसको अगर हम ऐसे मोड़ेंगे तो द्विध्रुव की दिशा इधर हो जाएगी, यानी कि इसको अगर हम पहली कुंडली माने तो इसकी दिशा किधर हो जाएगी, M1 इधर हो जाएगी। और नीचे नीचे ऐसे रखी हुई हैं, जब इसको ऐसे मोड़ेंगे तो दिशा कहाँ होगी, M1 M2 ऊपर की ओर होगी, इसके कारण कहाँ होगी, M2 होगी ऊपर की ओर। अब हम जानते हैं जब भी दो वेक्टर होते हैं A और B और परस्पर लंबवत होते हैं तो इनका जो परिणामी वेक्टर होता है R, वो कैसे निकालते हैं भाई, R का मान कैसे निकालते हैं, A² + B² अंडर रूट में, ऐसे तो निकालते हैं ना। तो बस इनका भी हम ऐसे निकाल लेंगे, दो वेक्टर है इनका परिणामी, और परिणामी 20 से जाता है, यानी कि परिणामी इनका कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यानी कि ये M हो जाएगा। तो हम अगर कहें कि चूंकि परस्पर लंबवत रखी हैं, चूंकि दोनों कुंडलियां परस्पर लंबवत हैं, अतः परिणामी चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा, M = अंडर रूट M1² + M2²। यही होगा कि नहीं होगा, ठीक। यहां देख लीजिए, देखिए M बराबर अंडर रूट। मुझे एक बात बताइए, क्या M1 M2 के जो मान है वो समान है, मतलब M1 M2 भी क्या है, समान है, परिमाण इसका क्या है, परिमाण तो समान है, दिशा भले ही ऊपर नीचे हो लेकिन परिमाण इसका क्या है, समान है दोनों का। तो हम यहाँ परिमाण ही तो रखते हैं, तिरछा रखते हैं, यहाँ पे क्या रखते हैं, इनका परिमाण रखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए इसको हम मान लेते हैं M1², और इसको भी हम क्या मान लेते हैं, M2²। यहाँ लिख देंगे चूंकि M1 = M2, ठीक, ऐसे लिख दिया। इसको हम क्या लिख दें यहाँ पे, M1², इसको भी लिखे दे रहे हैं। अब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, M = अंडर रूट 2M1²। अब स्क्वायर से रूट हट जाएगा, मतलब M बराबर 1, M बाहर आ जाएगा, अंडर रूट क्या बचेगा, 2 बचेगा। M का मान क्या है, M का मान ये निकला, सॉरी M1 का, M1 बाहर आएगा ना, M1 का मान कितना है, I πr², चाहे M2 लेते चाहे M1 लेते, बात एक ही, तो कितना हो जाएगा, I πr² रूट 2, ठीक। ये इसका परिणामी चुंबकीय द्विध्रुव हो जाएगा, ठीक। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अगर n कुंडलियां दे देता तो यहाँ n होता, यहाँ पे n आ जाता, ठीक। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। हटा दे से यहाँ से, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कह रहा है एक क्षण चुंबक को 4.5 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखा जाता है। B का मान दे रखा है 4.5 टेस्ला, इस प्रकार रखा जाता है कि उसकी अक्ष क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री का कोण, थीटा का मान कितना दे रखा है, 30 डिग्री का कोण बनाती है यदि चुंबक पर 4.5 × 10⁻² न्यूटन मीटर का बलागुण को टाउ से लिखते हैं, 4.5 × 10⁻² न्यूटन इंटू मीटर का बलागुण आरोपित हो तो चुंबक की स्थितिज ऊर्जा यानी कि U का मान ज्ञात करना है, ठीक। आसान सा क्वेश्चन है। देखिए, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, U बराबर होता है mb cos थीटा, और ये भी किस में होता है, माइनस में, पर हमें m तो पता नहीं है, ठीक। तो इसको मान लेते हैं समीकरण 1। चूंकि फॉर्मूला होता है टाउ बराबर mb साइन थीटा, अभी हम आपको चुंबकीय आघूर्ण वाले फॉर्म जो थ्योरी थी उसमें बता चुके हैं, mb साइन थीटा। यहां से अगर हम आपसे m की वैल्यू पूछे तो आप कहेंगे टाउ के बटे में b साइन थीटा, ठीक। अब इसको किस में रख दीजिए, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से जब रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा u बराबर
माइनस m की जगह पे क्या आ जाएगा, टाउ के बटे में b साइन थीटा, या इसको हम अब लिख देते हैं 30 डिग्री साइन 30, या छोड़िए क्या लिखेंगे, b साइन थीटा इंटू ऊपर क्या है देखिए, m की वैल्यू रख दी, माइनस रख दिया, ठीक, b कॉस थीटा ऊपर है तो b कॉस थीटा, ठीक। तो u की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे देखिए, b से b कट गया, माइनस टाउ कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या हो जाता है, कॉट थीटा, कॉट थीटा, और u बराबर माइनस टाउ का मान कितना है 4.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 2, और कॉट थीटा यानी कि कॉट 30 रखेंगे ना, और कॉट 30 का मान जो tan 60 का होता है, tan 60 का मान √3 होता है, कॉट 30 का मान √3 होता है। अब जब आप इसकी गुणा कराएंगे तो 4.5 इंटू √3 का मान 1.732 इंटू 10 की पावर माइनस का 2, तो u का मान कितना आ जाएगा, माइनस गुणा हमने करा रखी है 7 पॉइंट समथिंग आएगा, हम लिख सकते 7.8 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 जो था, और जूल, ये आ जाएगा इसी ऊर्जा का फॉर्मूला, ठीक। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12, और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और लाइक करिएगा, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच।